अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। में फाइनल्स में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी और साथ ही हमारे लिए भी एक बुरी खबर आई। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, लेकिन एक अच्छी खबर भी आई है जिससे अभी आगाज करेंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और आईएमएफ के साथ मुआहिदा तय पा गया है। मुज़ाकरात और मुआहिदे का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने आईएमएफ के तमाम टारगेट्स पूरे किए हैं कि जिसके बाद आईएमएफ मुआहिदे से $70 करोड़ मिलेंगे। एलामिया में यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की, मुआहिदे के मुताबिक बर वक्त इकदाम किए, साथ ही आइंदा चंद माह के दौरान महंगाई की शरह में भी कमी का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान को मालियाती खसारा कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से डेटा शेयरिंग, दोस्त ममालिक से यकीन दहानियों, तमाम टारगेट्स पूरा करने और टैक्स बेस बढ़ाने पर रजामंदी के बाद आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जारी जायजा मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। मगर अभी 3 मामलात ऐसे जरूर हैं कि जिन पर बातचीत जारी है। पहला, खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का मैंडेट और इसके तहत कारोबारी सौदों में शफाफियत और एहतसाब यकीनी बनाना। दूसरा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो में इजाफा करना। तीसरा, सर्कुलर डेट से जुड़े मामलात, ये सब शामिल हैं। किस्त के इजरा के हवाले से आईएमएफ एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि इंतहाई मुश्किल आईएमएफ प्रोग्राम पर डटे रहने पर पाकिस्तानी हुकाम और खास तौर पर वजीर खजाना तारीफ के मुस्तहिक हैं। मगर किस्त के इजरा में हायल रुकावटों के हवाले से उनका यह कहना था कि पाकिस्तान का सबसे अहम मसला टैक्स वसूली में कमी है, जिसे बेहतर करने की जरूरत है। Bring in Pakistan, negotiations are ongoing. How close are you to an agreement? Close. How close? What is key? I expect an agreement of the review to come within this week. But what's key? What's the issue that's really stalling? In Pakistan, parental issue is tax collection. The country today collects 12% tax to GDP. We're saying it has to be at least 15%. Pakistani authorities, the Minister of Finance, they deserve credit for, in a very difficult time, sticking to the program. एमडी आईएमएफ ने पाकिस्तान पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं उन्हें टैक्स देना चाहिए। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों में इजाफे के मुतालबे के बाद हुकूमत मिनी बजट तो पेश नहीं करेगी, लेकिन कुछ दीगर इकदाम लिए जाएंगे कि जिनमें बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने के साथ साथ इंसदादे स्मगलिंग, इंतजामी और इन्फोर्समेंट इकदाम के तहत 250 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, जबकि इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद बढ़ाकर 70 लाख तक जाया जाएगा। एंड दैट इज इंडीड गुड न्यूज। लेकिन ये सब कुछ एफबीआर और वजारत खजाना की तरफ से रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रैटेजी और एनहांसमेंट ऑफ टैक्स नेट प्लान के तहत किया जाएगा। बैंकों ने 55 अरब रुपए तक का विंडफॉल टैक्स माली साल 2021 और 2020 के लिए लगाया जाएगा और इसकी वसूली दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ अहम तरीन खबर की जानिब जाते हैं, जिसका आपको आगाज में ही बताया था। गुड न्यूज फॉर इंडिया बट नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज आफ्टर बैड न्यूज। वी विल बिगिन विद द गुड न्यूज, क्योंकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले में भारत न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है। अब 398 रन के पहाड़ जैसे स्कोर का ताकुब करते हुए न्यूजीलैंड की टीम मतलूबा टारगेट, मतलूबा हदफ पूरा करने में नाकाम रही। आज के बड़े मुकाबले की बड़ी बात, भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर करके 50 सेंचुरियों का संगे मील भी अबूर कर लिया है। विराट कोहली ने अपने ही हम वतन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऑफ कोर्स बैड न्यूज। दूसरी तरफ हमारी परफॉर्मेंस है इतनी मायूस कुन रही है, हमारे कप्तान को इस्तीफा देना पड़ गया है। ना बॉलिंग दबंग की हमने, ना बैटिंग हमने सही की। वर्ल्ड कप में हमारी टीम की शिकस्त के बाद अब कप्तान बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अलबत्ता वो बतौर खिलाड़ी क्रिकेट टीम का हिस्सा जरूर रहेंगे। नाज़रीन, अब टेस्ट टीम की कप्तानी शान मसूद को सौंप दी गई है। T20 का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया है और वनडे के कप्तान का फैसला अभी नहीं किया गया एज वी स्पीक। इट्स स्टिल अ ईयर अवे बट दैट डिसीजन हैजंट कम इन येट। कप्तानी से इस्तीफा देने वाले बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में यह कहा कि कप्तानी छोड़ने का फैसला मेरे लिए मुश्किल फैसला था, लेकिन इस फैसले में बेहतरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए बाबर आजम ने मजीद कहा कि मुझे अभी भी वो लम्हा याद है कि जब 2019 में मुझे कप्तानी सौंपी गई थी। मैंने कप्तानी के दौरान काफी ऊंच नीच देखी, लेकिन मेरी कप्तानी में पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में पहली पोजीशन हासिल की। कप्तानी से इस्तीफे से पहले बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद नाजरीन ये खबर आ रही थी कि बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया गया है, मगर इसके बिल्कुल बरक्स इन अ शॉकर टू एवरीवन फिर बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से
ट्विटर के एक्स के ऊपर इस्तीफा दे दिया। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर कौमी टीम और सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों का इम्कान भी है और चीफ सिलेक्टर की तैनाती के लिए भी कोशिशें तेज तर हो चुकी हैं। वैसे माहौल में व्हेन वी हैव वन बैड न्यूज आफ्टर अनदर, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? वी हैव नो परमानेंसी इन क्रिकेट। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहा जिसका ऑटोमेटिकली नाम जहन में आए कि भाई कप्तानी इनको दे देनी चाहिए। कौन से फॉर्मेट पे किसको खेलना चाहिए, कौन अनफिट है, किसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ क्रिकेटर्स कामरान अकमल और अजहर अली। कामरान अकमल साहब और अजहर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। पहले तो फरमा दीजिएगा, क्या बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना गलत था या उनका तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे देना आपको गलत लग रहा है? छोड़ने का फैसला दुरुस्त है या नहीं? आपसे आगाज करूंगी कामरान। देखिए, जब बनाया था उस वक्त ऑप्शन कोई नहीं थी और सरफराज ही तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, तो चेंज किया तो बेस्ट ऑप्शन यही लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि परफॉर्मर बहुत बड़ा था, तो यही चॉइस लग रही थी। लेकिन डे बाय डे फिर जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, रिजल्ट ऐसे आ नहीं रहे थे। तो T20 में तो बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। हमने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है और T20 का एशिया कप भी हम फाइनल खेले हैं, तो सेमीफाइनल खेल रहे हैं 21 का भी। तो T20 में तो रिजल्ट बड़े अच्छे थे, परफॉर्मेंस भी बड़ी टॉप क्लास थी। लेकिन जो इशू आ रहा था, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, टीम जीत नहीं रही थी बड़े इवेंट में, टेस्ट मैच में, ओडीआई क्रिकेट में, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से उसको कैप्टनसी छोड़नी पड़ी। और मेरे ख्याल से राइट टाइम है, और जिसने भी उसको मशवरा दिया या अगर उसने खुद डिसीजन लिया, तो मैं कहता हूं कि उसकी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। उसने अपने पे प्रेशर। अजहर, आपको भी लगता है कि दुरुस्त फैसला लिया है बाबर आजम ने? नहीं, बाबर ने लिया, लेकिन आई थिंक जिस तरह कामी में कह रहे थे कि T20 में परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद तमाम फॉर्मेट से ही हटाने की जो प्रेशर था वो बाबर पे पड़ चुका था। और आई थिंक बाबर ने अपने लिए और एज ए बैट्समैन उनको फायदा होगा, क्रिकेट को बहुत ज्यादा और ज्यादा तरीके से एंजॉय करेंगे वो, क्योंकि बर्डन काफी ज्यादा हो। और इस बर्डन की जिम्मेदारी के ऊपर भी अजहर आते हैं, मगर इससे पहले कामरान, क्या आपको आप मुतमईन हैं जो कप्तान अनाउंस हुए हैं दोनों नामों से? देखिए, शाहीन तो रेगुलर मेंबर है, उस पर मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। शान थोड़ा इन आउट हो रहा था, रेगुलर मेंबर नहीं था, लेकिन बेस्ट चॉइस लगी है क्योंकि डोमेस्टिक में काउंटी क्रिकेट में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है, कैप्टनसी भी की है PSL में, तो मेरे ख्याल से वही एक चॉइस बनती थी, तो उन्होंने सही बनाया। अब देखते हैं कि अब शान कैसे लेके चलता है टेस्ट क्रिकेट को। आगे आने वाला टूर बड़ा मुश्किल है और शाहीन के लिए इतना मुश्किल नहीं होगी, टीम सेटल है, वही टीम है T20 की, और आगे T20 बहुत ज्यादा, तो जैसे PSL में उसको एक्सपीरियंस मिला हुआ है, तो मे बी कि वो एक सरवाइव कर जाए। लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है वनडे और टेस्ट मैचेस में, वहां पे हम लोगों ने कैसे कैप्टनसी करनी है, कैसे टीम ने अच्छा परफॉर्म करना, उस पर कंसर्न है पूरे पाकिस्तान को। और बाबर उसमें थोड़ा अंडर प्रेशर आता जा रहा था कैप्टनसी की वजह से। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है, क्योंकि उस पर अब प्रेशर रिलीज होगा, अच्छी बैटिंग करेगा, अच्छे रन्स करेगा, लंबे रन्स करेगा, जो हम चाह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, तो उस पर भी कम है। लेकिन ये है कि अभी देखा जाए तो राइट चॉइस है। देखिए, 50 ओवर्स के कैप्टन कौन होना चाहिए? 50 ओवर्स और 20 ओवर के दो फॉर्मेट्स में से किसको कप्तान होना चाहिए आपकी नजर में आइडियली? क्योंकि जो प्रॉब्लम रेड बॉल की है वही व्हाइट बॉल की है ना कामरान? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और T20 के कप्तान शाहीन को बुलाया भी 50 ओवर कोई 11-12 महीने के बाद है, तो मेरे ख्याल से शाहीन को ही कंटिन्यू रखेंगे ODI कैप्टन भी। अगर ये इतना अर्सा वो फिट रहा तो शाहीन को ही बनाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल के 3 कैप्टन बनाएंगे तीनों फॉर्मेट के, वो बड़ा मुश्किल है फिर मैनेज करना। फिर लड़कों में भी थोड़ा आपको पता है कि थोड़े कंफ्यूज रहेंगे लड़के भी, तो मेरे ख्याल से 2 कैप्टन ठीक है। अभी टाइम बहुत है, तो लेट्स सी कौन बनता है, लेकिन मेरी नजर में शाहीन को ही बनाएंगे वो। और अजहर, दोनों में एक ही या अलग अलग कैप्टन होने चाहिए आइडियल सिचुएशन में? एक आइडियल सिचुएशन में तो व्हाइट बॉल का अलग होता है, और या स्पेशली 50 और टेस्ट आप एक तरह कर सकते हैं और T20 अलग। मेरे ख्याल में शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़े आइडियल हैं, क्योंकि आपने अगर टेस्ट क्रिकेट थोड़ा चेंज करना, शान मसूद ऑलरेडी अपनी गेम चेंज कर चुके हैं। अब उनको टाइम देना चाहिए, अब सपोर्ट करना चाहिए पूरे तरीके से। ये ना हो कि आज 1-2 परफॉर्मेंसेज से फिर हम उनके
करना। आई थिंक उनके पास एक्सपीरियंस भी कप्तानी का मौजूद है और ही हैज अ वेरी गुड शोल्डर ऑन हिज हेड और उनकी गेम भी बहुत ज्यादा इंप्रूव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का टूर टफ जरूर होगा लेकिन आई एम श्योर कि वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी तरफ लेके जाएंगे। मगर अजहर वाइड बॉल तो समझ आती है, टेस्ट मैचेस में क्या बाबर आजम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था? शाहीन अफरीदी 2 PSL टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं एज अ कैप्टन, लेकिन शाहीन को कैप्टन बात भी हो रही थी, उन्हीं का नाम आ रहा था, लेकिन फिटनेस इश्यूज तो बहरहाल उनके अपनी जगह मौजूद है। 135 किलोमीटर के करीब बॉलिंग वो कर रहे हैं जो उनकी अपनी ओरिजिनल पेस से बहुत कम है, कहीं ना कहीं तो अनफिट हैं। और अब शान का नाम भी जी। कप्तानी पाकिस्तान टीम का मसला नहीं है। मैं काफी अरसे से ये कहता हूँ कि हर कप्तान से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। जब अराउंड होते हैं ना वो उससे बेहतर काम लेना उनका काम होता है कि यार क्योंकि कप्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर्स होते हैं, उसमें मिस्टेक्स आती हैं, उसके जो रोल है ना दूसरे लोगों का वो ज्यादा हो जाता है। तो जितना आप कहना यार टेस्ट का उसको रहना चाहिए था, T20 का नहीं रहना चाहिए। आई थिंक T20 क्रिकेट में उसकी सबसे अच्छी एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस थी। उसका स्टैट्स उठा के देख लें तो, लेकिन हम सबसे पहले उसको T20 से हटाना चाह रहे थे। तो आई थिंक काफी सारी चीजें इसमें फैक्टर है। मेरे ख्याल में अभी भी जो नए कप्तान भी हैं ना उनसे भी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन वो मेन मसला नहीं है। मेन मसला ये है कि हम किस तरीके से प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से हम बैकअप बनाते हैं अपना। जितने अच्छे हमारे प्लेयर होंगे कप्तान उतना आसान हो जाएगा। और कामरान देखें, एक तो अफरीदी की अनफिटनेस का भी इशू है, लेकिन शान के हवाले से भी कोई परफॉर्मेंस इतनी बाकमाल तो नहीं रही जो उनको कप्तान बना दिया गया है। और फिर आई डू नॉट वांट टू इंसिनुएट एनीथिंग, लेकिन उनके वालिद साहब का बोर्ड का मेंबर होना, बाअसर शख्सियत होना, डज दैट ऑल्सो कम इन टू प्ले समवेयर? देखिए ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जवाब देना, मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन एज ए प्लेयर जो आपने बात की है वो आपने बिल्कुल ठीक की है। शाहीन की जैसे फिटनेस है और जैसे उसकी पेस नीचे आ रही है, तो मेरे ख्याल से अभी 1 साल उसको T20 तक रखें तो ज्यादा बेहतर है और वो मॉनिटर करें कि कैसी फॉर्म है, फिटनेस कैसी है, पेस बढ़ रही है कि और नीचे जा रही है, फिर उस हिसाब से डिसीजन लें। नहीं तो शान की जैसे बात है, अब देखें आपने 4 साल 5 साल मिसबा को दिए, उसके बाद सरफराज को इतना टाइम दिया 4 साल, बाबर को ऑलमोस्ट 4 साल दिए हैं। तो अब ये जो कप्तान बनाए हैं स्पेशली रेड बॉल के लिए, आप इनको भी इतना ही टाइम दें, 3 से 4 साल जरूर दें और उसके बाद फिर क्या नाम है देखें कि कैसी प्रोग्रेस है, कैप्टनसी कैसी है, टीम की कैसे परफॉर्मेंस है। ये सारी चीजें उस वक्त अच्छी होंगी जब कप्तान को मैनेजमेंट अच्छी मिलेगी, जो उसको लेके चल सके, टीम को लेके चल सके, गुड प्लान्स दें, प्लेइंग 11 15 अनाउंस करने, जैसे जान जा रहे हैं उसके मुताबिक लड़कों की सिलेक्शन हो, तो फिर जाके कप्तान भी मेरे ख्याल से थोड़ा उस पर भी प्रेशर रिलीज होता है। तो ये चीज बाबर के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसी मैनेजमेंट लगी नहीं जिसकी वजह से बाबर को नुकसान हुआ, रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो अब इनको मेरे ख्याल से इन कप्तानों के साथ मैनेजमेंट लगानी, जो कोचिंग स्टाफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इनको कप्तान बनाने में, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी करवाने में। मगर देखिए दिस इज सो अनफेयर कामरान, इतना अनरिलेंटिंग प्रेशर होता है कप्तान पर। मगर दैट बीइंग सेड, आप देखें ना हमसे बॉलिंग हुई है जो हमेशा हमारी स्ट्रेंथ रही थी, ना हमसे बैटिंग हुई है। आप भारत को देखें, आप उनके प्लेयर्स निकालें, सेंचुरीज उनकी गिनना शुरू करें, आज का उनका टारगेट देखें, इट इज अनबिलीवेबल। मगर वर्ल्ड कप हारने की जिम्मेदारी फकत पूरी की पूरी कप्तान के ऊपर डाल देना, बोर्ड भी है, सिलेक्शन कमेटी भी किसी चीज का नाम है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। देखिए बिल्कुल, मैं सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि आप कप्तान को बुला के पूछ रहे हैं, कोई फायदा नहीं पूछने का। परफॉर्मेंस जो भी हुई, आपका क्राइटेरिया अच्छा होगा ना सिलेक्शन का, ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। आपने देखा एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वर्ल्ड कप में नहीं है, जो अच्छे हैं उनको कंटिन्यू रखें, जिनसे नई परफॉर्मेंस हुई उनको डोमेस्टिक में भेजें खेलने के लिए, लंबी क्रिकेट खेलने के लिए भेजें। और बॉलिंग की जहां तक बात है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बॉलर जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बैट्समैन जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम मिसाल इंडिया की देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की देते हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते पाकिस्तान में कि हमने उन जैसे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आने हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 की सिलेक्शन पे, उसकी परफॉर्मेंस पे हम लड़के सिलेक्ट करें, जिसका नुकसान हमें वर्ल्ड कप में लंबी क्रिकेट में नजर आ रहा है। T20 में तो हम सर्वाइव कर जाते हैं, तो वनडे और टेस्ट मैचेस में हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो इस प्रॉब्लम के हल यही है कि आप डोमेस्टिक को वैल्यू दें, प्रोसेस अच्छा बनाए सिलेक्शन का, जो एटलीस्ट 2 से 3 सीजन खेला हो लड़का,
4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट, उसके बाद T20, फिर आप सिलेक्शन करेंगे तो आप मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस भी अच्छी लेंगे लड़कों से और लंबा भी खेलेंगे और फिटनेस लेवल भी बेहतर नजर आएगा। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, शान से मेरी रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट है कि आपने हारिस राव को हर सूरत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस में भेजना है, उसको रेस्ट नहीं देना। वो आपने पहले उसको लंबी क्रिकेट नहीं खेलने दी डोमेस्टिक में, अब ये मौका उसके पास पेस है, उसको बॉलिंग करने का आर्ट आ जाएगा, वहां पे लंबी बॉलिंग करेगा, आइडिया हो जाएगा। जितने ग्रेट फास्ट बॉलर है, बैट्समैन है, वो टेस्ट मैचेस से आते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं लंबी। तो हारिस राउफ अनफॉर्चुनेटली इतनी क्रिकेट खेला नहीं है, तो इसको जरूर लेके जाना चाहिए, वहां पे खिलाना चाहिए। बाउंस है, पेस है, इसको फायदा होगा, आइडिया अच्छा, होगा टफ टीम के खिलाफ खेलना। मगर एक तो ये तजवीज अहम है, मगर अजहर बताइएगा कि रिजवान को कप्तानी के लिए क्यों नहीं उसका सोचा गया? क्योंकि गो के आई अंडरस्टैंड कि पिछली सीरीज में रिजवान को ड्रॉप किया था, सरफराज को खिलाया गया था, मगर शुड ही हैव बीन कंसिडर्ड? टेस्ट मैचेस के लिए तो मुश्किल था, क्योंकि टेस्ट मैचेस में रिजवान की परफॉर्मेंस काफी हद तक डाउन हुई और फिर सरफराज से रिप्लेस करना पड़ा था। होता टेस्ट रिप्लेस करने का। हाँ, T20 में वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं तो शायद उसमें कंसिडर हो सकते थे, लेकिन आई थिंक राइट डिसीजन है शान मसूद को लेते हुए। बेशक उनकी रिसेंटली और इससे पहले जो आपने क्वेश्चन में से पूछा था कि इन्फ्लुएंस, तो यॉर्कशायर ने कप्तान बनाया, उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वहां पे तो उनके वालिद साहब नहीं है ना, तो उन्होंने कुछ देखा उसके अंदर, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज देखी, उसकी प्लेयर एज ए प्लेयर उनको देखा, तभी उन्होंने कप्तान बनाया। आई बिलीव, आई हैव फुल ट्रस्ट इन हिम कि वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को अच्छा लेके चल सकते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करें, उनको वो उस तरफ अपने आप सबसे पहले अपनी बैटिंग को उस तरफ और आप वो अच्छा। आप किसको देखना चाहेंगे 50 ओवर के लिए कप्तानी में? देखिए, 50 ओवर 1 साल दूर है। अच्छा, ये 2 कप्तानों को एक फॉर्मेट मिल गया, अब दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी, उनकी जो उनका टेम्परामेंट होगा, कप्तानी में टेम्परामेंट का बड़ा फैक्टर होता है कि किस तरीके से अंडर प्रेशर डिसीजंस कर परफॉर्मेंस कैसी होती है, वो देख के आपके पास अब 1 साल है, इन दोनों को चेक करें, जो बेहतर आपको लगे वो 50 ओवर में भी बनाए उसको। और जिस तरह आप कामरान कह रहे थे, परमानेंसी इतना बड़ा इशू है, हमारी कितनी सितम जरीफी है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि बाबर आजम के अलावा देयर इज नॉट वन परमानेंट पर्सन दैट वी हैव जिसको हम कह सकें कि भाई ये तो कंफर्म्ड है अगली सीरीज खेलना है। बाबर आजम के अलावा विकेट कीपर बैट्समैन या तो रिजवान है या सरफराज अहमद है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट सीरीज में विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा। तो इतने साल, 4 साल से बाबर आजम ने कप्तानी की, येट वी डिड नॉट हैव वन सेटल्ड बैट्समैन इन द टीम। आयरॉनिक नहीं है आपके लिए? साउथ शकील है तो 1 साल, सलमान आगा है तो 1 साल, अब्दुल शफीक का भी। देखें, फुकदान हम खुद पैदा करते हैं अनसर्टेनिटी से। बाकी दुनिया की टीमें देखें, परफॉर्मेंस हल्की फुल्की किसी प्लेयर की आगे पीछे भी होती है, लेकिन वो जांचते हैं कि प्लेयर कैसा है, कितने अरसे तक हमें सर्व कर सकता है, तो उसको बैक करते हैं। हमारा ये होता है कि यार 2-3 मैचेस में नहीं होता तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके ऊपर उसको प्रेशराइज बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो आई थिंक कि हमें पहले क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्शन कमेटी को, टीम मैनेजमेंट को ये देखना है कि हमारा जो प्लेयर्स हैं कब तक हम सर्व कर सकते हैं, कैसे प्लेयर हैं, टेम्परामेंट क्या है, जस्ट लाइक बैक करें। और ये मगर वही कामरान, वही बात होगी ना, सियासत की तरह हमें इधर भी थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। परमानेंस आज भी किसी की नहीं है। ये हमारी सितम जरीफी है कि बाबर आजम के अलावा कोई भी प्लेयर जो है वो हम कंफर्म्ड 100% नहीं कह रहे कि भाई वो अगली सीरीज खेलेगा ही खेलेगा, एंड यू नो दिस इज समबडी वी हैव इन्वेस्टेड इन एंड ही स्टैंडिंग राइट देयर। देखिए, बिल्कुल सही है आपने कहा, क्योंकि बाबर जो सिलेक्शन कमेटी बाबर के साथ उनके टेन्योर में जो भी रही है ना, वो ये इन लड़कों के अलावा किसी का वो सोचते नहीं रहे, और एक बहुत ज्यादा फेवर मिलती रही है लड़कों को, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिलाते रहे, जिसकी वजह से ये हमें देखना पड़ रहा है कि हमारा बैकअप कोई नहीं है। इस वक्त आपकी टीम में जो परमानेंट आप कह सकते हैं, तीनों फॉर्मेट में बाबर के अलावा कोई भी नहीं है, और वनडे क्रिकेट में बाबर, फखर और आप अब्दुल्ला शफीक को आप कह सकते हैं, जो 3 प्लेयर है जो परमानेंट 1 नंबर के है। बाकी 4, 5, 6, 7 नंबर के प्लेयर्स हैं, वो बिल्कुल ही वनडे क्रिकेट के हिसाब से सूटेबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप था इसलिए बात नहीं की। तो अब वो देखना पड़ेगा कि जो नई मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी आती है कि आया कि यही नंबर्स के साथ हम सर्वाइव कर सकते हैं वनडे क्रिकेट।
तो अभी तो वर्ल्ड कप था, हम चेंज नहीं कर सके। आगे वर्ल्ड कप के लिए हमने जो तैयारी करनी है, हम लोग इस क्या नाम है बैटिंग ऑर्डर के साथ सरवाइव नहीं कर सकते, और हमें चांस देने चाहिए थे, छोटी टीमों के खिलाफ खिलाने चाहिए थे। हम इंडिया की इसलिए बात करते हैं ज्यादा, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की करते हैं। वो अपने प्लेयरों को छोटी सीरीज नहीं खिलाते, वो रेस्ट देते हैं, दूसरे प्लेयरों को तैयार करते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, जिनकी वजह से उनका बैकअप तैयार हो जाता है। आज इंडिया की टीम में हार्दिक पांड्या हमारी टीम में होता तो हमने ऑलरेडी मैच सारे ही हार जाने थे, हमारा मेन प्लेयर इतना बड़ा ऑलराउंडर। तो आज देखें उनकी टीम को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने बैकअप तैयार किया हुआ था। शामी ठीक है इतने अरसे से खेल रहा है, लेकिन उन्होंने बेंच पे बिठाया हुआ था, बाकी भी बिठाए हुए थे। तो ये प्लानिंग हमारी नहीं, हमारी सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि हम ये सीरीज निकाल लें, जीत जाए, आगे का नहीं सोचते हम लोग, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ है। और फिर मैं बोलूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को खिलाना पड़ेगा, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। टेस्ट मैच के लिए, वनडे के लिए जो सिलेक्शन हो, एटलीस्ट 2 सीजन वो डोमेस्टिक के खेले, फिर जाके उसकी सिलेक्शन और परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की किस विकेटों पे खेल रहा है, किस हालात में वो रन कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। फिर आपको सिलेक्शन करेंगे तो फिर जाके आप अपना मुकाम वापस ला सकते हैं इंटरनेशनली क्रिकेट में। जो हर बड़ी टीम हमें बड़ा वो हल्की टीम समझ के खेल रहे होते हैं, और बी टीम सी टीम खिला रहे होते हैं हमारे खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, आपने बात सुनी। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। सितम जरीफी है, पहाड़ जैसे हदफ खड़े कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, लेकिन हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे कप्तान को आज इस्तीफा देना पड़ गया है। ना बैटिंग ना बॉलिंग, कोई पॉलिसी नहीं, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं प्लेयर्स के अंदर, एग्जॉशन थी, ट्रेनिंग नहीं थी। नो हेड्स विल बी रोलिंग हियर। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि हुकूमत का तश्कील करदा इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकता है। कमीशन में हाजिर न होने पर कमीशन ऐसे शख्स को गिरफ्तार भी करवा सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3 रुकनी कमीशन के सरबरा रिटायर्ड आईजी अख्तर अली शाह समेत साबिक आईजी ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान पर मुश्तमिल होगा। इंक्वायरी कमीशन टीएलपी की गैर कानूनी माली इमदाद की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कानून की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान, धरने के हक में बयान और फतवा देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज करेगा। कमीशन पेमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ तहकीकात करेगा। और कमीशन मीडिया और सोशल मीडिया पर नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच पड़ताल के साथ साथ इससे बचाव की तजवीज भी पेश करेगा। सरकारी इलामिया के मुताबिक कमीशन तयन करेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों, सरकारी मुलाजिम या अशखास फैजाबाद धरने में मुलव्विस हैं। कमीशन पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को धरनों, रैलियों और एहतजाज से निमटने की तजवीज भी देगा। और यह कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगा। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी के बाद मुस्तरद कर दिया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज भी फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान शेख रशीद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए। सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से मुकालमा करते हुए पूछा कि आपने नजरसानी दरख्वास्त आखिर दायर ही क्यों की थी? 4 साल तक इस केस को लटकाए रखा। शेख रशीद ने जवाब दिया, कुछ गलत फहमी हो गई थी इसलिए दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दी। सब सच को पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। शेख रशीद के वकील ने अदालत से अर्ज की कि आजकल तो सच बोलना और हिम्मत करना कुछ ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने एक बार फिर भरमी का इजहार किया कि आजकल की बात ना कीजिए, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, यह मामला मजाक नहीं है। आपने पूरे मुल्क को सर पर नचा दिया। ये कोई मजाक नहीं कि जब चाहे दरख्वास्त दायर कर दें, जब दिल किया वापस ले लें। नजरसानी दरख्वास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? फिर कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कोई अदालत से बाहर की कुव्वतें कंट्रोल कर रही थी? चीफ जस्टिस ने भरम होते हुए कहा कि ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला होगा, सबसे ज्यादा काबिल एहतसाब हम हैं। यहां यह भी फैसला होता है कि कौन सा केस मुकर्रर होना है और कौन सा दबाना है। यहां यह भी तय किया जाता है कि आज दरख्वास्त आई है तो कल मुकर्रर करनी है। मगर अदालतें अब ऐसे नहीं चलेंगी। जो ये समझता है कि अदालतें कंट्रोल हो रही थीं तो ये केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने शदीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत में सच कोई नहीं बोलता।
कि किसके कहने पर नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गईं। नफरतें फैलाकर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। पहले धरने के हक में बयान देते हैं और अब अदालत आकर कह रहे हैं कि हम केस नहीं चलाना चाहते। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद के वकील से मुखातिब होते हुए इस्तफसार किया कि क्या आप मुल्क की मजीद खिदमत करेंगे, और अगर मौका मिला तो। इस पर शेख रशीद जवाब देने के लिए रोस्टरम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया और यह कहा कि हम आपसे नहीं, आपके वकील से बात कर रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया और TORs पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इंक्वायरी कमीशन में वजारत दिफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया। हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। चीफ जस्टिस ने TORs पर सवाल उठाते हुए कहा कि TORs में यह क्यों शामिल नहीं किया कि कैसे एक साथ 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। TORs में लें कि एक साथ नजरसानी दरख्वास्तें दायर होना हादसा था या किसी की हदायत पर हुआ। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन अफसार आलम के नाम लिए गए अफराद को भी बुलाने का इख्तियार रखता है। इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकता है। हाजिर ना होने पर कमीशन ऐसे शख्स को गिरफ्तार भी करवा सकता है। कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी बना सकता है। अदालती हुक्मनामे में कमीशन को 2 माह में रिपोर्ट जमा कराने की हदायत जारी करते हुए समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। फैजाबाद धरना केस से अब तक 13 नजरसानी दरख्वास्तें वापस ली जा चुकी हैं। नजरसानी दरख्वास्तों की वापसी और बाइख्तियार इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के बाद अब यह केस अहम मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां उस वक्त के आला सियासी, अस्करी हुकाम और जिम्मेदारों के से इंक्वायरियां शुरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2017 को फैजाबाद धरने पर आज खुद नोटिस लिया था। यह केस 1 साल चला। 22 नवंबर 2018 को फैसला महफूज हुआ। 6 फरवरी 2019 को अदालत ने 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया और इस फैसले में लिखा गया कि हुकूमत का कोई भी इदारा या एजेंसी अपने मैंडेट से तजावुज ना करे। कोई शख्स जो फतवा जारी करे जिससे किसी दूसरे को नुकसान या उसके रास्ते में मुश्किल हो, तो ऐसे शख्स के खिलाफ जरूर मुजरिमाना मुकदमा चलाया जाए। इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सियासी जमातों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इस फैसले में हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के मुतल्लिका सरबराहान के जरिए हदायत जारी की गई थी कि वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कानून की जबान में गलती दुरुस्त करने के बावजूद धरना जारी रखा। तहरीक लबैक के रहनुमाओं ने नफरत अंगेज तकरीर की और मीडिया ने धरना कायदीन को गैर जरूरी कवरेज दी और इस फैसले के बाद यकायक नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गईं। मगर अब एक एक करके ये नजरसानी दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं और अब एक तगड़े कमीशन की तश्कील से इस मामले की इंक्वायरी की हदायत जारी कर दी गई हैं। क्या होने जा रहा है, बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफी नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद हैं। नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाई दीजिएगा कि आपके सामने आज की अहम तरीन पेशरफ्त है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से लिखे गए सख्त फैसले के बाद अब ये बाइख्तियार कमीशन तश्कील दे दिया गया है। 2017 में फैजाबाद TLP के धरने की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपने के हवाले से, फंडिंग के हवाले से साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी तहकीकात के लिए तलब करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि आंखों में या तो धूल झोंकी जाएगी या फिर नई तारीख लिखी जाएगी। विच वे आर यू लीनिंग? जी, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। देखना ये होगा कि अब जब कमीशन बनाए और ये आई थिंक फॉर्मर IG इज हेडिंग द कमीशन, तो उनके पास इख्तियार की भी बात यकीनन है और उसमें मेरे ख्याल है ऑर्डर में ये लिखा गया कि अगर ये ना आए तो इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, जिन लोगों का आपने जिक्र किया। और इसमें जो कहा उन्होंने कि इनके ऑर्डर की अमल दरामद उस पर क्यों नहीं हुआ था, तो उसमें देयर इज नॉट जस्ट वन चीफ जस्टिस इन्वॉल्व, इसमें तो 4 चीफ जस्टिस आते हैं ना। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो कमीशन बनेगी तो उनके पास अथॉरिटी अगर है तो हिम्मत कितनी है कि वो इनको बुलाएं और फिर पूछ-गिछ करें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से ज्यादा निकलेगा महर। मेरा नहीं ख्याल कि जो मामलात हैं कि जी क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया। आखिर ये भी हमें मालूम है कि जब जिन लोगों ने इसको कहा था कि जी इसको ऑर्डर को कैंसिल करें, उन्होंने सब ने फिर विड्रॉ कर लिया। फिर अब विड्रॉ किया था, could that have been expanded into an inquiry कि जी आपने विड्रॉ किया, उसके क्या मामलात उसमें थे, और जब आपने अब जो विड्रॉल का है उस यानी विड्रॉ कर लिया लेकिन जो आपने ओरिजिनल जजमेंट के खिलाफ थे क्यों थे। तो मुझे लगता है ये कि इट विल बी जस्ट अनदर कमीशन,
ये तो अथॉरिटी के साथ आप हिम्मत का तकाजा भी कर रही हैं, मगर आपने जो पिटिशंस विड्रॉ करने की बात की, शेख रशीद साहब ने आज क्लैरिफाई किया कि उन्हें नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने पर किसी ने मजबूर नहीं किया था। गो के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे नसीम के, ये मजाक नहीं है कि आप जब चाहें दरख्वास्तें दायर कर दें, जब चाहें विड्रॉ कर लें। इसके उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ ही ये देखना होगा कि इतने लंबे अरसे में अपीलें क्यों तय नहीं की गई। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को अदालत के बाहर की कुव्वतों के जरिए तो क्या कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। ये तो बड़ा वसी पैमाने पर चीजें फैल रही हैं नसीम। तो यानी कि आपको कोई शक है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो एक्शन हुआ था कि क्यों हुआ था, किसने करवाया था, वो तो प्रेसिडेंट साहब फरमा चुके हैं ऑलरेडी इन एन इंटरव्यू के मुझे ये मेरा उससे ताल्लुक कोई नहीं था, ये कहा गया था, ये करवाया गया था। तो यानी कि अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो खबरें आई कि जिन्होंने अभी यानी कि जब इन चीफ जस्टिस से आने से पहले जब जस्टिस बंदयाल थे तो उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकियों ने कहा कि जी हम पर बड़ा एक दबाव है ये सब। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम आंखें बंद करके भी देखें तो फिर भी नजर आता है कि जो एक सिलसिला यानी तवातुर से चल रहा है पाकिस्तान में। आज बलूचिस्तान में अब देखिएगा क्या हुआ है, और बलूचिस्तान हुआ है कि पार्टीज ने ज्वाइन किया नवाज शरीफ साहब को। ये तो नहीं कि उन्होंने कोई गुनाह कबीरा कर दिया, लेकिन ये बात है कि जो 2017-18 में हुआ है, जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं जो हुआ था हमने उसको वापस अपनी जगह पे लेके आए मामलात को, वो गलत तो नहीं कह रही। लेकिन देखे ना जो इस वक्त सितम ज़रीफी है वो ये कि हम सब बात कर रहे हैं कि जी कानून की और आइन की और ये वो, और यानी कि जनरल बाजवा ने खुद नहीं कहा कि मैंने इनको निकाला और उसको लाया और ये किया वो किया। तो बात ये है कि आई डोंट नो ये थिएटर खत्म कहाँ जाके होगा। इट्स लाइक अ थिएटर, और ये लाइव थिएटर है। आज देखे ना नवाज शरीफ साहब जब गए हैं वहां बलूचिस्तान तो क्वेटा गए, तो कितने आपने देखे कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए, कितना आपने देखा कि प्रेशर हुआ है। तो हर चीज कंट्रोल्ड, वो पिछले दौर में भी कंट्रोल्ड, हर वक्त चीजें कंट्रोल होती हैं। जो सियासतदान होते हैं उनको लगता है कि उस वक्त उनका फायदा है, तो बड़ी अच्छी बात है कंट्रोल हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये सभी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं या रहते हैं क्योंकि सबको फायदा होता है। अब इसी वजह से सवाल उठते हैं बहुत बड़े कि भाई आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, साथ आप फिर कहते हैं जी कर दें चैप्टर 2 कर दें, वो भी नहीं। अच्छा फिर आप कहते हैं कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर दें। यहाँ जो बात है, अब एक और आज दिलचस्प बात हमने सुनने को मिली कि कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे कि जी जो केयर टेकर हैं हुकूमत में, जो केयर टेकर हैं वो जब तक कि शेड्यूल जारी नहीं होगा इलेक्शन का, वो केयर टेकर पर इन पर पाबंदी नहीं है कि वो किसी इलेक्शन में ना लड़े, पार्टी को ना ज्वाइन करें। तो अगर मसलन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ये इंटरप्रिटेशन है विच इज ऑब्वियसली एक नई किस्म की इंटरप्रिटेशन है, तो ये शेड्यूल से जारी होने से 6 दिन पहले इनमें से 6 मिनिस्टर्स कर दें रिजाइन और फिर वो बन जाएंगे दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन। और आपने देखा कि कल इनके प्रोग्राम में कहा उन्होंने, कल या परसों शायद इंटीरियर मिनिस्टर ने कि जी अगर मैं कर सकता तो मैं तो PMLN को ज्वाइन करता। फिर मैं कहूंगी कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन ये अजब अजब बातें हैं, हमने पहले तो नहीं देखी है। यानी कि मैं अब बड़ी स्पेसिफिकली केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले जी देखते जा, मुस्कुराते जा। पहले देखी, मगर नसीम केयर टेकर में वो कह रहे हैं कि जी मैं ज्वाइन कर लेता। और अभी ये जो कंवर दिलशाद साहब जो हैं जिन्होंने ये एक नया इंटरप्रिटेशन हमारे सामने लाया। नसीम देखें, तो अब इतना मजबूत कमीशन बनाया है, फॉर्म हुआ है, इतने ज्यादा इख्तियारात हैं, 2 माह का वक्त दे दिया है, खुली फंडिंग है। गो के इस कमीशन के ऊपर जिन अफराद पर मुश्तमिल है, साबिक IGs के ऊपर, उधर सवाल खड़ा हो सकता है कितने तगड़े हैं, किसको बुला सकेंगे, कितनी स्टैंड ले सकेंगे। मगर आप फिर भी मायूस हैं कि कुछ निकलेगा नहीं इससे। Why? I mean, अथॉरिटी के साथ हिम्मत का जिक्र आप कर रही हैं। Will this commission per se have the confidence or the guts, so to say?
मुझे लगता ये है कि अब देखिए काजी फायद ईसा साहब का मतलब सुप्रीम कोर्ट इस कमीशन पर कितनी उनकी नजर रहेगी, क्या होगा वो वक्त बताएगा। नहीं तो मुझे जो कमीशन के मेंबर्स हैं और ये कि मैं पास को देख रही हूँ और मैं आई एम बीइंग सिनिकल अबाउट दिस, और खुदा करे मैं बिल्कुल गलत कह रही हूँ और इसमें से बहुत कुछ निकल आए और ये सबको बुलाएं, जनरल फैज को भी बुलाएं, जनरल बाजवा को भी बुलाएं, सारे चीफ जस्टिस को बुलाएं और कहें कि जी आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया ऑर्डर। तो फिर मेरी दुआ तो यही होगी कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन I don't know. I don't think that much will come out. You don't think much will come out of it. मगर इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ TORs बहुत दिलचस्प है नसीम। फैजाबाद धरना और उसके बाद होने वाले वाकयात के लिए TLP को फराम किए जाने वाली किसी भी गैर कानूनी माली या दीगर मदद की तहकीकात करना भी इन TORs के अंदर है कि इमदाद कहां से आई। और फैजाबाद धरने के दौरान या इसके हवाले से ये TOR है कि फतवे जारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की जाए। अब वेरी वेरी सेंसिटिव ग्राउंड्स, हमारी फॉल्ट लाइंस रही हैं, फूक के चलना पड़ता है। नोबडी हैज बीन एबल टू डू द सेम। एक्सपेक्ट कर रही हैं? मेरा ख्याल है टॉल ऑर्डर है, लेकिन देखिए ना ये जो ऑर्डर है इसका ताल्लुक यकीनन जो एजेंसीज हैं और इदारे हैं उनके साथ है इसका ताल्लुक, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। और अगर ये इस वक्त की जो गवर्नमेंट है केयरटेकर गवर्नमेंट, और फिर अगर हम इदारों की बात करें और हम मौजूदा आर्मी चीफ की बात करें, और अगर ये मकसद है कि चीजों को तब्दील करें इस हवाले से TLP को, तो फिर ही आप देखेंगे कि ये तमाम चीजें होंगी। नहीं तो कौन कहेगा कि जी किसने पैसे दिए? आपने, मैंने तो पैसे नहीं दिया। हमें मालूम है कहाँ से ऑर्डर, कहाँ से फंडिंग हुई, हमें सब मालूम है। मतलब शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा, बाजवा साहब कहते हैं उन्हें घर भेजना था, नहीं कर सके, पुलिस चली गई 10,000 की और ये इतने कम लोग थे, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने कहा एक गाड़ी आई उसमें 4 लोग बैठे थे, उन्होंने बस इनको इशारे से कहा, ये सब हट गए। तो मतलब कि ये तो बड़ी क्लियरली, और आई एम रिफरिंग टू व्हाट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेड चैनल्स पे, प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा है। तो फिर इसका मतलब कि ताने बाने जहां जाके मिलते हैं, अगर उधर अब इरादा ये है कि इनको इन मामलात को सही कानून के दायरे कार में लाना है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो आपको कह रही हूँ कि ये बहुत जबरदस्त हो के इसमें से अगर कुछ निकले, और अगर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब इसको ओवरसी करें और खुद इस पर नजर रखें और करना चाहें, तो मतलब कुछ भी किया जा सकता है, बिकॉज इट्स ऑल विद इन द पर्व्यू ऑफ लॉ। लेकिन देखेंगे वो तो अभी कहना मुश्किल है। मगर a lot depends on PMLN कितना इसको अग्रेसिवली परसू करना चाहती है। They have all the facts, they have a lot of information। आपके एहसन इकबाल साहब भी कहते हैं मुझे मदऊ किया जाए, मैं जाके बताऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब has a lot to say as well, but of course do they want to tread on that path right now? But उससे पहले का मरहला ये है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी टेन्योर है, शॉर्ट है उनकी, एग्रेसिवली परसू करते दिखाई दे रहे हैं आपको इसे? मेरा नहीं ख्याल कि एग्रेसिवली करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। उनके पास बहुत सी चीजें आ जाएंगी और एग्रेसिवली नहीं करेंगे। उन्होंने कमीशन को ये दे दिया मामला, और हालांकि बाय द वे ये तो उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर within his time as chief justice 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दें। तो जो टाइमलाइन उन्होंने सेट की है, तो अगर वो टाइमलाइन तो उनकी टेन्योर खत्म होने से 6 महीने पहले की है, तो अगर वो करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मुस्कुरा दिए। मगर चलें, ऑन अ वेरी सेपरेट नोट, आखिरी सवाल। यूर अ सीनियर जर्नलिस्ट नसीम, ऑल्सो बीइंग अ वुमन, मियां साहब बार बार ताना देते हैं खवातीन को, PTI की खवातीन को नाच गाने के हवाले से बार बार तनकीद होती है, बार बार फिर वही रिपीट करते हैं। डू यू थिंक इट्स इन बैड टेस्ट? बैड टेस्ट तो आप बहुत ही माइल्ड कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये डाउनराइट इट इज रॉन्ग एंड हाईली कंडेमनेबल, और मेरा ख्याल है कि ये इनकी जो बेटी है इनको यकीनी तौर पे इनकी तनकीद करेंगे। आई विश पब्लिकली वो कुछ कहें ऐसी बात, ये तो बहुत गलत बात है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज कंडेमनेबल। हम जब कंडेम करते थे, जब पिछले प्राइम मिनिस्टर
उल्टी सीधी बातें करते, जो भी कहता रहे हम कंडेम करते रहे। तो ये हमने सुना था पिछली मरतबा लाहौर जलसे में भी कि उन्होंने कहा जी ये देखें कितने आराम से सुन रही हैं और वो तो नहीं सुनती थी गाना वाना। बिल्कुल ये मेरा ख्याल है मुहम्मल बातें, लग़्व बातें हैं एंड दे मस्ट बी कंडेम्ड एंड बिल्कुल उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा उनको ये। और वो इतनी बुर्दबारी से पेश आते हैं और वैसे बड़े बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद थी। ख़वातीन मुखालिफ तकारीर या बयानात या ख़वातीन को पिन पॉइंट करना, नाच गाने से मुंसलिक करना किसी एक तबके को, इट इज़ इन वेरी बैड टेस्ट, स्पेशली फॉर अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहां हैं और मैदान में उतरना चाह रहे हैं। बराए मेहरबानी ख़वातीन को इस तरह टारगेट ना कीजिए, ना ब्रांड कीजिए। लेट पॉलिटिक्स बी पॉलिटिक्स एंड वी शुड बी वेरी वेरी मैच्योर अबाउट इट। कोई इस तरह के माइसोजिनिस्ट और इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो नहीं मंजर आम पर आने चाहिए एक ऐसे वक्त में, स्पेशली कि जब बार बार सराहा जाता है उनके बाजू में ही उनकी अपनी बेटी मरियम नवाज बैठती हैं, हु इज़ गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। नहीं इस तरह के रिमार्क्स देनी चाहिए दूसरों की बहन बेटियों के हवाले से। ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। नाज़रीन, मूविंग फॉरवर्ड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अदलिया मुखालिफ तकरीर पर साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार शहरी अदनान इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत की और ताहम दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ और इसकी वजह से अदालत ने अदम पैरवी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म सुना दिया। तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी तकरीर जो उन्होंने ओहदे से हटाए जाने के बाद की थी, उनकी बुनियाद पर दायर की गई थी। 4-5 लोग करोड़ों अवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। जज साहबान बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। कल उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। 5 मुअज़्ज़िज़ जज एक जुम्बश कलम से आपके वज़ीर आज़म को चलता करते हैं। ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? इस मुल्क के अंदर कोई अदालत है जो ऐसे डिक्टेटरों को सजा दे सके? हमारे वो जज ऐसे डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी देते हैं। जब तक इस मुल्क में रहने वालों को उस गुलामी से आज़ादी नहीं मिल जाती जिसे चंद जज मिलकर इस मुल्क और कौम पर बार बार मुसल्लत कर देते हैं। ना तो तौहीन ख़वातीन होनी चाहिए और ना ही तौहीन अदालत। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि एक ऐसा केस के जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और डिप्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले वक्त में मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है, उसके हवाले से 2 अहम पेशरफ्त और डेवलपमेंट्स आई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए अपने हुक्मनामे में लिखा है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाए, जबकि जेल सुपरिंटेंडेंट यकीनी बनाए कि मुल्जिमान की इज्जत और वकार पर कोई हर्फ नहीं आएगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन PTI बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। उनकी फैमिली इससे कबल सिक्योरिटी खदशात का इजहार भी कर चुकी है। हर समात पर जेल से अदालत लाना चेयरमैन PTI के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है। तहरीरी फैसले के मतन के मुताबिक कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलअदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर हुई, जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो वो प्रोसीडिंग कलअदम नहीं हो सकती। आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना का इस केस में इतलाक नहीं होता। ऑफिशियल फराइज अदायगी के दौरान लगाए क्रिमिनल इल्जामात पे आर्टिकल 248 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बनी गाला इजलास में साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार हुई और फैसले में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को एक्यूज्ड करार दिया गया है। वाइस चेयरमैन PTI और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त साइफर केस में ही अडियाला जेल में कैद हैं, जहां उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है और केस का ट्रायल तेजी से आगे बढ़ रहा है। गवाहों के बयानात भी कलमबंद होना शुरू हो चुके हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।